गांव की उस सुबह में जैसे प्रकृति भी किसी अनुपम उत्सव का हिस्सा बन गई थी। हर तरफ फूलों की सुगंध, नदी की कलकल और पंछियों की मधुर चहचहाहट एक ऐसी कहानी कह रही थी जो सिर्फ दो लोगों के मिलन की नहीं थी, बल्कि दो आत्माओं के पुनर्मिलन की दास्तां थी। गांव के नदी किनारे हर कोना फूलों की सजावट से महक रहा था। हरे भरे वृक्ष भी जैसे हवा के साथ नृत्य कर रहे थे। प्रेम और उत्सव के रंग में सब कुछ डूबा हुआ था, क्योंकि आज अनिरुद्ध और जनक की एक होने की रस्म थी। ये केवल एक रस्म, एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि उनके जीवन की एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। एक ऐसा वादा जो जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने का संकल्प लिए हुए था। जनक गुलाबी साड़ी में सजी थी। उसकी मुस्कान में एक गूढ़ शांति थी, जैसे वर्षों से चले आ रहे संघर्ष आज सुलझ गए हों। वह किसी देवी की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में सौम्यता और आत्मविश्वास था। वहीं अनिरुद्ध की आंखों में उसके लिए गर्व और प्रेम साफ छलक रहा था। एक ऐसा प्रेम जो समय, दूरी और समाज की कठोरताओं से अछूता था। मेहमानों के बीच उत्सव का शोर था। संगीत की लहरों पर गांव वाले झूम रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी और हर चेहरा मुस्कान से दमक रहा था। पर इसी रंगीन खुशी में एक अदृश्य डर अपनी परछाई छोड़ रहा था। किसी को क्या पता था कि इस पवित्र घड़ी पर एक काला साया मंडरा रहा है। एक साया जो इस प्रेम कथा को अधूरा छोड़ने की साजिश में जुटा था। अर्शी, एक ऐसा नाम जो कभी इस घर की बहू थी, लेकिन अब सिर्फ एक बीती कहानी बन चुकी थी। वह बोस परिवार से पूरी तरह कट चुकी थी, लेकिन आज भी अपने भीतर इस परिवार के खिलाफ आग और जलन को सहेज कर बैठी थी। जब कणंका ने उसे फोन कर यह बताया कि अनिरुद्ध और जनक की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं, तो उसका खून खौल उठा। उसके दिल में पहले से भरा जहर अब उफान पर था। उसने मन ही मन ठान लिया था, इस शादी की एक भी रस्म शांति से नहीं होने देगी। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था, अनिरुद्ध से, जनक से और उस पूरे परिवार से जिसने अब उसे अस्वीकार कर दिया था। गहनों से लदी, आत्ममोह और क्रोध से भरी अर्शी जब आशीर्वाद की रस्म में बिना बुलाए दाखिल हुई, तो जैसे पूरे माहौल पर किसी ने ठंडी चुप्पी का पर्दा डाल दिया हो। संगीत थम गया। सबकी आंखें दरवाजे की ओर टिक गईं। अनिरुद्ध की आंखों में हैरानी थी, जनक के चेहरे पर बेचैनी और मेहमानों में फुसफुसाहट दौड़ गई। अर्शी ने आते ही अपनी जुबान से जहर उगलना शुरू कर दिया। सबके सामने उसने जनक पर आरोप लगाए, नीचता की हदें पार करते हुए कहा, तुम जैसी औरतें ही दूसरों के पतियों को चुराने में माहिर होती हैं। अब इस घर की मालकिन बनने का सपना देख रही हो। उसके लहजे में नफरत, अपमान और जलन एक साथ गूंज रहे थे। ये सुनकर न सिर्फ जनक की आंखें नम हो गईं, बल्कि गांव के लोग भी हैरान रह गए। लेकिन इससे पहले कि जनक कुछ कहती, अनिरुद्ध ने अपनी जगह से खड़े होकर बेहद ठंडे लेकिन निर्णायक स्वर में कहा, अर्शी, तुम यहां बिन बुलाए आई हो। इस घर में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। ये जनक का घर है और अब उसका सम्मान भी। शादी वाले दिन दस्तावेजों पर साइन करने आना, बाकी किसी रस्म में तुम्हारा कोई हक नहीं है। यह शब्द अर्शी के घमंड पर प्रहार थे। उसने खुद को बुरी तरह अपमानित महसूस किया और भी आक्रामक हो गई। लेकिन कोई उसका समर्थन करने वाला नहीं था। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति अब उसके खिलाफ था। अंततः वह गुस्से से कांपती हुई वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में साफ लिखा था, यह अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। समय बीतता गया। शादी का दिन पूरी शान से आ पहुंचा। घर के हर कोने में सजी फूलों की खुशबू अब धीरे धीरे अनिरुद्ध और जनक की नई जिंदगी की नींव बन रही थी। पंडित मंत्रोच्चार में लीन थे, महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही थीं, और अनिरुद्ध आंखों में प्रेम लिए अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। जनक लाल बनारसी साड़ी में किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। बोस हाउस उस क्षण मंदिर बन गया था, शांति, पवित्रता और मंगल से परिपूर्ण। लेकिन यह शांति चिरस्थायी नहीं थी। दरवाजे पर एक कड़क आवाज गूंजी, क्या मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें खुश रहने का अधिकार है, अनिरुद्ध? हर चेहरा उस दिशा में मुड़ गया। अर्शी फिर सामने थी, इस बार अपने साथ कुछ कानूनी दस्तावेज, एक नफरती चेहरा और दिल में आग लेकर। मिमी और जनक के चेहरे पर तनाव और डर की रेखाएं उभर आईं। अनिरुद्ध ने एक लंबी सांस ली और संयमित स्वर में पूछा, ये क्या तमाशा है अर्शी? तमाशा नहीं, वह बोली, यह हकीकत है। मैं तुम्हें तुम्हारे खेल में हराने आई हूं। हाँ, तलाक दे चुकी हूं, बट डोंट थिंक आई लेट यू लिव हैप्पीली। मैं तुम्हारे प्यार की एक एक ईंट गिराऊंगी।
तुम्हारी हर खुशी, हर मुस्कान को मिटा दूंगी। इस बार जनक जवाब देने के लिए उठी ही थी कि मिमी आगे बढ़ाई। उनके भीतर अब सिर्फ माँ नहीं, एक रक्षक खड़ी थी। बस करो अर्शी, अब और नहीं। तुम इस घर की अब कुछ भी नहीं लगती, न बहू, न पत्नी, न बेटी। आज से तुम्हारा इस घर, इस रिश्ते से कोई नाता नहीं है। अर्शी हंसी और बोली, ओ मिमी जी, इतनी सुरक्षा क्यों इस जनक के लिए? मिमी ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, एक शब्द और जनक के खिलाफ कहा तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। और हाँ, तुम्हारे जहर देने की कोशिश का सबूत मेरे पास है। तुम आज ही सलाखों के पीछे जा सकती हो। हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्शी की आंखों में पहली बार डर उभरा, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। मेरे पास भी ऐसे राज हैं जो इस घर की नींव हिला सकते हैं। मिमी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, तो आ जाओ कोर्ट में, देखती हूं तुम्हारे झूठ का नकाब बड़ा होता है या हमारी सच्चाई की चादर। अनिरुद्ध और जनक ने एक दूसरे की ओर देखा। जनक ने मिमी का हाथ थाम कर कहा, यह हमारी खुशी का दिन है, हमें इसकी छाया भी नहीं चाहिए। अनिरुद्ध ने कहा, हमने तुमसे जितना सहा वह काफी था, अब बस। अगर अब फिर कोई चाल चली तो सिर्फ कोर्ट ही नहीं, समाज भी तुम्हारा चेहरा देखेगा। अर्शी गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। जाते जाते बोली, मैं लौटूंगी, और जब लौटूंगी तो तुम दोनों संभल नहीं पाओगे। मिमी ने पीछे से कहा, इस बार हम तैयार हैं, तुम्हारा कोई हथकंडा अब असर नहीं करेगा। अर्शी के जाने के बाद जैसे हवा का बोझ उतर गया हो। पंडित ने फिर से मंत्रोच्चार शुरू किया। अनिरुद्ध ने जनक की आंखों में देखा, वहां भरोसा था, प्रेम था, अपनापन था। मिमी ने उनके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, अब कोई शक्ति तुम्हें अलग नहीं कर सकती। यह साथ केवल किस्मत नहीं, सच्चे प्रेम की जीत है। फेरे शुरू हुए। हर फेरा अर्शी की हार और जनक व अनिरुद्ध की प्रेम कहानी की जीत का प्रतीक बनता गया। जनक की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर या अपमान के नहीं थे। यह थे एक नए जीवन की उम्मीद के। और इसी तरह नफरत की चिंगारी के बीच भी प्रेम का दीपक जलता रहा, क्योंकि सच्चा प्यार किसी भी तूफान से नहीं डरता, वह उसे पार करता है और भी मजबूत होकर उभरता है।